अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने फिजियोलॉजी को डिफाइन किया था और उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट सब डिवीजन्स को देखा था। उसके बाद हमने सेल को भी देखा था, सेल को डिफाइन किया तो उसकी कंपोजिशन को देखा था और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम साइटोप्लाज्म और उसके अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इट इज द पार्ट ऑफ सेल दैट कवर्स आर सराउंड द न्यूक्लियस। हम कहते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल का पार्ट है जो कि कवर करता है या सराउंड करता है न्यूक्लियस को। अगर हम सेल की एक डायग्राम बनाएं तो हमें पता है कि ये जो सेल के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अलावा ये जितना भी पोर्शन है सेल का वो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल पाई जाती है। अगर हम अब डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ सेल दैट कवर्स और सराउंड द न्यूक्लियस। हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास सेल का पार्ट है जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको कवर करता है और सराउंड करता है। इसके बाद हम जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म देखने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ ये हमारे पास एक्टोप्लाज्म हो सकता है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्म हो सकता है। ये जो एक्टोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म का वो पार्ट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का पार्ट है ये हमारे पास क्या है, एक्टोप्लाज्म है। अगर हम एंडोप्लाज्म देखें तो हम कहते हैं कि इट इज नियर द न्यूक्लियस। हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है और जो एंडोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो नियर द न्यूक्लियस होता है। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को देखने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। हमारे पास जो मेन इसका कंपोनेंट है वो हमारे पास साइटोसोल है। हम कहते हैं कि इट इज द फ्लूइडी पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। हम कहते हैं कि ये जितना भी फ्लूइडी पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल जो वो प्रेजेंट होती है। लाइक हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो सकते हैं। अब हम सेल की जो मेन ऑर्गेनेल है नंबर 1 ऑर्गेनेल वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि इट इज द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर in the form of channel that spread throughout the cell, throughout the। हम कहते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूलर चैनल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द सेल फैले हुए होते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम बनाएं सेल के अंदर, ये हमारे पास एक सेल है और ये सेंटर में हमारे पास सेल का न्यूक्लियस है। चूंकि हमने कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो नियर द न्यूक्लियस है ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। इसके ऊपर हमारे पास ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं, राइबोसोम्स का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम इनको ग्रेन्यूलर भी कहते हैं। हम इनको ग्रेन्यूलर इसलिए कहते हैं, दानेदार, उर्दू में इसको दानेदार कहते हैं। हम इसको दानेदार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास राइबोसोम होते हैं वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम कहें कि ये जो हमारे पास राइबोसोम्स है ये कनेक्टेड होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज है, राइबोसोम्स।
हम कहते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद हम इसके फंक्शन को देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस ये इसलिए करवाता है क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारे पास दूसरी टाइप है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो मैंने ब्लैक में बनाया ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि हमारे पास नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे पास नियर द न्यूक्लियस होता है, और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेन फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये हेल्प करता है इन लिपिड मेटाबॉलिज्म या लिपिड सिंथेसिस। हम कहते हैं कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। इसके बाद हम इसका अदर फंक्शन देखें तो हम कहते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, कि सेल के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है विद इन द सेल उसकी उसमें ये हेल्प आउट करवाता है। इसके बाद हम कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं लीवर में भी। हम कहते हैं कि ये लीवर में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमारी हेल्प आउट करता है। हमारे पास अमोनिया होती है, अमोनिया को हम जो है लीवर में उसको हम लेस, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया होती है ये टॉक्सिक होती है, उसको हम लेस टॉक्सिक लाइक हमारे पास यूरिया है उसमें ये कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करवाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। हम कहते हैं कि इसको हम अदर नेम्स से भी पुकारते हैं, लाइक हम कहते हैं इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। और ये इंपॉर्टेंट होता है इन सेल सेक्रीशंस। सेल के अंदर जितनी भी सेक्रीशंस हो रही होती हैं ये उन सब में रोल प्ले करता है। इसके बाद हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले जिसका हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। हम कहते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी हमारी हेल्प आउट करता है। लाइसोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि हमारे पास जो सेल की डाइजेशन है उसमें हमारी हेल्प आउट करती है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये सेक्रीटरी सेल भी बनाता है, सेक्रीटरी सेल भी बनाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सेल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है, उनको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। हम कहते हैं कि जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन एंड लिपिड की बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और जो लिपिड है उनको ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करता है।
इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसका अदर फंक्शन जो कि हमारे पास हम कहते हैं कि ये आल्सो एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर। हम कहते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर भी होता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होती है जो कि हमारे पास आगे मूव कर जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में आई। गोल्जी अपरेटस इसको पैकिंग करेगा। हम कहते हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो हमारे पास पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस बनते हैं, सेक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे पहुंचते हैं जो कि इनको पैक करता है। और पैक करने के बाद ये जो हमारे पास जो सब्सटेंस है, ये हमारे पास सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी अपरेटस में एंटर हुई है, वो इसके कौन से फेज से होती है, वो इसके हम कहते हैं वो इसके सिस फेज से इंटर होती है। और जब ये पैकिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद ये गोल्जी अपरेटस के ट्रांस फेज से एग्जिट हो जाती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेक्रेटरी हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक सेक्रेटरी पार्टिकल की, वो हम कहते हैं कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है, जो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटर होता है गोल्जी अपरेटस से थ्रू इट्स सिस फेज। सिस फेज से ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एग्जिट हो जाता है कौन से फेज से, इसके ट्रांस फेज से। तो ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम हम कहते हैं कि ये टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल। हम कहते हैं कि ये दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हम कहते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली होती है, नॉन मेम्ब्रेनियस मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आरएनए प्लस प्रोटीन, हम कहते हैं कि ये 50% आरएनए और 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। ये इसकी हमारे पास कंपोजिशन है कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह के राइबोसोम्स हो सकते हैं। हमारे पास दो तरह के राइबोसोम्स हो सकते हैं। ऐसे राइबोसोम्स जो कि हमारे पास स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। और दूसरे जो कि हमारे पास फ्री फ्लोट होते हैं इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। हम कहते हैं कि एक वो हमारे पास टाइप है जो कि अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। और हमारे पास दूसरे साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक या हम इनको फ्री फ्लोटिंग मतलब जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मतलब सेल की प्रोटीन बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। आगे हम राइबोसोम के फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा हमारे पास ट्रांसलेशन। हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए। हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को इनटू सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए। अगर हम ट्रांसलेशन को देखें तो ट्रांसलेशन ये भी प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटीन में। हमारे पास दो टर्म्स थी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। हमने कहा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कन्वर्जन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इनटू मैसेंजर आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल में, और जो ट्रांसलेशन है हमारे पास वो प्रोटीन सिंथेसिस है थ्रू मैसेंजर आरएनए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। हम कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली मतलब ये वो ऑर्गेनेली जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है कि ये अपने जो भी इसको रिक्वायर होती है थिंग्स होती हैं वो ये खुद जनरेट या प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद हम कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल। हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्वॉल्व होती है इन एटीपी सिंथेसिस। ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती इसलिए क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है, और ये इसको हम हाई एनर्जी फास्फेट भी बोलते हैं। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम इसकी आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाती है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं। इसके बाद ये हमारे पास दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस नजर आ रही है, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये हमारे पास जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि हमने बोला था ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इसका अपना डीएनए होगा, आरएनए होगा और राइबोसोम्स भी होगी। ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है। चूंकि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है तो इसके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे। ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं और इसमें हमारे पास आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो लिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल होती है, लिपिड बाइलेयर। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ये भी दो मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है।
ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी हमारे पास डिफरेंट होती हैं। इसके बाद हम इसके साइज की बात करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर ये वाइड होता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो हम कहते हैं कि ये 10 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप को देखें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिलामेंट टाइप भी हो सकता है, फिलामेंट टाइप भी हो सकता है। ये हमारे पास सिगार शेप भी हो सकता है, और ये हमेशा हमारे पास सिंगल और ब्रांच्ड होगा। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के अंदर लोकलाइज होता है। ये लोकलाइज इसलिए होता है कि हमारे पास हाई एनर्जी फॉस्फेट, मतलब मैक्सिमम जो सेल की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है, वो उसमें हेल्प आउट करता है। इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन को देखने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन को देखें, हम कहते हैं कि इसमें लोअर अमाउंट में लिपिड्स भी होते हैं, प्लस इसमें प्रोटीन भी होती है। चूंकि हमने कहा कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, तो इसके अंदर अपना डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, बट इन स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट हम फंक्शंस देखने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर हम सबसे पहला फंक्शन इसका देखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कि ये एटीपी सिंथेसिस करवाती है। एटीपी सिंथेसिस हमारे सेल के अंदर जितने भी, हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास प्रोसेस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, लाइक हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, अदर जितने भी डाइजेस्टिव हम कहते हैं प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके अंदर हमें एटीपी की जरूरत होती है, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास पायरोविक एसिड होता है, हमारे पास फैटी एसिड होता है, हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। ये इन सब को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद इनको हम फाइनली H2 और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है हमारे पास सेल के में, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया उसके मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। हमारे पास पायरोविक एसिड, फैटी एसिड, जो अमाइनो एसिड होते हैं, उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये हमारे पास क्रब साइकिल का पार्ट बनता है, उसके नतीजे में हमें एटीपी जो हमें मिलती है। जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस है। हम कहते हैं कि इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। हम कहते हैं कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये जितनी भी सेल के अंदर रिप्रोडक्टिव, जितनी भी फिजियोलॉजिकल, या हमारे पास बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है, उन सबको कंट्रोल करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं एक सेल के अंदर, और जितने भी एक सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको जो वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है वो भी हमारे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस को ड्रॉ करें,
ये हमारे पास एक सेल है और ये सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल देखें तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, मतलब इसके अंदर इसकी 2 लेयर्स होती हैं। इसकी जो दोनों लेयर्स हैं उनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम आउटर कवरिंग भी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पे ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है ये आपस में कनेक्टेड होती है। इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, असल में यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल, जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करवाती हैं कि जो कोई भी जो न्यूक्लियस को चीज़ नेसेसरी है वो सेल से इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर होती है। इसके बाद हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास ये एक डार्कली स्टेन बॉडी होती है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल भी होता है। क्रोमैटिन मटेरियल। अगर हम इस पूरे पार्ट को कलेक्टिवली, ये जो जितना भी पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस का, इसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। इसके बाद हम इसके साइज की बात करेंगे, देन हम इसकी शेप की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन को देखेंगे। अगर हम शेप की बात करें तो हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो हम कहते हैं कि ये 4 to 10 मिलीमीटर होता है इन डायामीटर। इसके बाद हम अगर न्यूक्लियस की कंपोजिशन देखें तो हम कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है और 20% इसमें इसका ड्राई वेट होता है। अगर हम ड्राई वेट को देखें तो ड्राई वेट में हमारे पास बेसिकली 2 चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है आरएनए और दूसरा हमारे पास होता है डीएनए। जो आरएनए इसमें 2% और जो डीएनए वो इसमें 18% मौजूद होता है। इसके बाद हमारे इसके फंक्शंस को देखें, न्यूक्लियस के फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ये फंक्शन हमने सबसे पहले इसका देखा कि इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, का मतलब सेल की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अगर ऑल एक्टिविटीज की बात करें तो हम कहते हैं कि ये सेल के अंदर सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है, कि सेल जब डिवाइड होता है उसकी जो डिवीजन होती है उस प्रोसेस को भी ये जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये जो हेरिडिटी मटेरियल होता है हमारे पास, उसकी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी और प्रोसेस हो रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। हम कहते हैं कि ये कंट्रोल साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। इसके अलावा ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है। हमने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा, हमने कहा कि इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। उसके बाद हमने कहा कि जितनी भी हमारे सेल के अंदर रिप्रोडक्टिव, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं इसको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हमने कहा ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है।
इसके बाद हमने इसकी शेप को देखा, हमने कहा कि ये स्फेरिकल शेप होता है। उसके बाद हमने इसके साइज की बात की। कंपोजिशन को देखा, हमने कहा कि इसमें 80% वाटर होता है और 20% इसमें ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट में हम कहते हैं कि इसमें 2% आरएनए होता है और 18% इसमें डीएनए होता है। इसके बाद हमने न्यूक्लियस की डायग्राम को देखा। उसके बाद हम इसके फंक्शंस को देखा, हमने कहा कि ये सेल डिवीजन में भी हमारे पास हेल्प आउट करता है। इसके बाद हमने कहा कि हेरिडिटी मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट जनरेशन में ये भी ये कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद हमने कंट्रोल देखा कि ये कंट्रोल करता है साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज को, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उनको भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने कहा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी राइबोसोम की हेल्प आउट करता है। ये ऑल आज हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को देखा। हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, उसके बाद हमने गोल्जी अपरेटस को पढ़ा, राइबोसोम को देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और लास्ट में हमने न्यूक्लियस को देखा। ये हमारा